राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिसमें 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम और 7500 जवानों की तैनाती शामिल है। सुबह 4 से 10 बजे तक नेताजी सुभाष मार्ग, चांदनी चौक और अन्य प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक बंद रहा। दिल्ली पुलिस ने लोगों से मेट्रो का उपयोग करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है, ताकि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन सुचारू रूप से हो। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 अगस्त को भव्य ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। जिला अध्यक्ष चौधरी नवीन राठी के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टरों और किसानों ने नई मंडी से महावीर चौक तक मार्च किया। भाकियू नेता चौधरी चरण सिंह टिकैत ने ट्रैक्टर चलाकर कमान संभाली। यात्रा में देशभक्ति गीतों और नृत्य ने माहौल को जोश से भर दिया। सभी 9 ब्लॉकों में यात्रा निकली, जिससे कई जगह जाम लगा। किसानों ने शिव चौक पर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और सिटी मैजिस्ट्रेट को किसानों की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। यह यात्रा देशभक्ति और किसान एकता का संदेश देती रही। ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज 13 तारीख में पूरे प्रदेश में हर जिलों में, हर तहसील पे, हर ब्लॉक में ये ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही। ये राष्ट्रीय आह्वान का संयुक्त किसान मोर्चे का हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे ट्रैक्टर भी सड़क पे चलेंगे और खेत में भी काम करेंगे। हाँ, ज्ञापन दिया जाएगा। लोकल केस को लेकर बिजली की समस्या है, गन्ने की समस्या है, और जो 15 साल पुराने ट्रैक्टर है और पंपिंग सेट जो सरकार बंद करना चाह रही है, वो बंद नहीं होंगे। ये सरकार को ज्ञापन दिया। देखो, हमारा ये ट्रैक्टर मार्च चौधरी राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी के आह्वान पर 13 अगस्त का प्रस्तावित था। 15 अगस्त से 2 दिन पहले, क्योंकि 15 अगस्त को जो बड़ा त्यौहार होता है, राष्ट्रीय पर्व, तो किसी को उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए उससे 2 दिन पहले ये 13 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च चौधरी साहब ने रखा था सभी जिलों में। आज इस में मुजफ्फरनगर जिले में हजारों से ज़्यादा ट्रैक्टर होंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले में यहाँ से ट्रैक्टर मार्च निकला और सभी ब्लॉकों में निकला ट्रैक्टर मार्च, सभी नगरों में निकला। हाँ, हो जाए दिमाग तो ठीक है। ट्रैक्टर अपने सड़कों पर घूमता 15 साल पुराने, 20 साल पुराने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो दिमाग ठीक हो जाएंगे। हमने देखो कौन रोकेगा ट्रैक्टर को, किसी ने रोके नहीं। मुजफ्फरनगर के चरथावल मंडल में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा ने मंडल अध्यक्ष सचिन धीमान की अगुवाई में बाइक तिरंगा यात्रा निकाली। नगला राई के शिव शक्ति धाम कार्यालय से शुरू होकर चरथावल होते हुए यात्रा नगला राई में संपन्न हुई। सचिन धीमान ने कहा कि इस बाइक रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगे के साथ उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यह यात्रा देश प्रेम और एकता का संदेश देती रही। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली। भाकियू एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा की अगुवाई में हजारों किसान मोटरसाइकिलों और तिरंगों के साथ कुटेसरा, घिसूखेड़ा, पावर्टी, चोकड़ा, मथुरा, नगला राई जैसे गांवों में शामिल हुए। यात्रा के बाद मजिस्ट्रेट प्रीति देवी और कोतवाल जसवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हिंडन नदी की बाढ़ से फसल नुकसान का मुआवजा, स्मार्ट मीटर पर रोक, गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल करने और सड़क नाले निर्माण जैसे मुद्दे उठाए गए। शहीदों के सम्मान में देशभक्ति का जज्बा दिखा। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज पूरे भारत में किसान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज यहाँ पर बाइक किसान तिरंगा यात्रा निकाल ली, जो चरथावल, कुटेसरा, चोकड़ा, घिसूखेड़ा, आपका मथुरा, नगला राई आदि गाँव में यात्रा गई। और लास्ट में आकर हम लोगों ने यहाँ पे जो क्षेत्र की लोकल की समस्याएं थी, उसके संबंधित मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा, ताकि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। मुजफ्फरनगर में थाना साइबर पुलिस ने 13 अगस्त को जिला पंचायत सभागार में सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए साइबर जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। साइबर पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग और फर्जी लिंक से जीवन भर की कमाई खतरे में पड़ सकती है।
साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या www.cybrcremi.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से अपील की गई कि वे इस जानकारी को परिवार और समाज में साझा करें। गोष्ठी का संदेश था कि जागरूकता ही साइबर अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। एक्चुअली बहुत टाइम से हमारे चर्चाओं में भी ये बातें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड्स सभी जनपदों में, सभी जगह ऑल ओवर इंडिया हम ये चीज़ें देख रहे हैं। और इनके बहुत बड़े टारगेट पेंशनर्स हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पेंशनर्स थोड़े इनोसेंट भी होते हैं, तो उनके पास एक अच्छा अमाउंट सेविंग्स का होता है, इस वजह से वो एक ईजी टारगेट बन जाते हैं। तो मेरी बल्कि एसपी क्राइम मैडम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि हम लोगों को पुलिस और ट्रेजरी को कोलैबोरेट करके एक बार पेंशनर्स को बुलाना चाहिए और उन्हें इस बारे में अवगत कराना चाहिए कि क्या क्या ज़रिए हैं जिस तरह से फ्रॉड उनके साथ हो सकता है, साइबर ठगी हो सकती है, और किस तरह से उनको वो रिपोर्ट करें, बचें और प्लस रिपोर्ट भी कर पाएँ। तो इन चीज़ों के लिए हमने आज पेंशनर्स को बुलाया था, बिकॉज जनरली पेंशनर्स के पास एक अच्छा खासा अमाउंट एकदम रिटायरमेंट के बाद ही आता है। तो उन्हीं को ये सारी बातें बताई गई कि कैसे डर लालच से बचना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवा वाहिनी ने बुधवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहुजा और जिला अध्यक्ष नवीन जांगिड़ की अगुवाई में डीएम उमेश मिश्रा को फूलमालाओं और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। संगठन ने उनकी संवेदनशीलता और जन समस्याओं के त्वरित समाधान की सराहना की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी संजय वर्मा को सर्वोत्तम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उनकी भूमिका को सराहा गया। यह समारोह प्रशासन और पुलिस के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक बना। देखिए, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारी जनता का सम्मान हो। जिस प्रकार से डीएम साहब के द्वारा सभागार में आपने पहले देखा होगा कि डीएम साहब के पास फरियादी जाते थे, लेकिन अब योगी सरकार में उल्टा हो रहा है। डीएम साहब फरियादियों के पास जा रहे हैं, जो जन सुनवाई कर रहे हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से उनकी जो है जन सुनवाई को कर उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। देखिए, कप्तान साहब द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, ये हमारे ज़िले को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें ऐसे कप्तान साहब मिले हैं कि जिसमें पहली बार जनता के मन में एक बात है, पुलिस का सम्मान बढ़ा है और जो अपराध है उसकी दर में कमी देखी जा रही है। जिस प्रकार से आपने कावड़ियों में देखा होगा, कावड़ के मार्ग पर जो है लोगों ने सोच लिया था, अपराधियों ने सोच लिया था कि हम झगड़ा करा कर रहेंगे, लेकिन कप्तान साहब ने भी सोच लिया था कि हम एक भी जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेंगे, एक भी झगड़ा नहीं होने देंगे, एक भी किसी प्रकार की गलत सूचना पर तत्काल प्रभाव से काम करेंगे और उसी प्रकार पूरे जिले को जलने से बचने का काम जो है माननीय हमारे कप्तान साहब के द्वारा किया गया है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सर मुद्दे पर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, देहात में कहावत है, भैंस अपने रंग को नहीं देखती, छाते को देखकर बिदकती है। यही हाल राहुल बाबा का है। हमारे यहाँ कहावत है देहात में कि बफेलो भैंस अपने रंग को देखती नहीं है और छाते को देखकर वो बिदकती है। यही हाल राहुल बाबा का है। बिधूड़ी ने राहुल पर संविधान तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि 1960 का नेहरू जी का कानून डाटा के लिए एफिडेविट मांगता है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर तंज कसते हुए बिधूड़ी बोले, राहुल और प्रियंका का बैकग्राउंड गाजा से जुड़ा है। उनकी माताजी आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाती हैं। बिधूड़ी ने गांधी परिवार पर महात्मा गांधी के नाम का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। जो वोट चोरी की बातें करते हैं, जो संविधान की बातें करते हैं, राहुल जी को कानून पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1960 में नेहरू जी के बने कानून के तहत अगर किसी भी प्रकार का कोई डाटा आपको चाहिए इलेक्शन कमीशन से, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। वो उनके नाना जी का बनाया हुआ कानून है 1960 का। तो स्वाभाविक रूप से संविधान को ब्रेक करने का राहुल जी काम कर रहे हैं कि वो एफिडेविट दें और डाटा लें। और राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, तो आपके पिताजी की जब हत्या हुई थी राजीव गांधी जी की, तो जिस सीट पर जो कैंडिडेट की मौत हो जाती है, उस सीट को कैंडिडेट चुनाव में रोका जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन को हाइक करके और 21 दिन तक इलेक्शन को, पूरे देश के इलेक्शन को बीच हटवा दिया। राहुल गांधी जी की अर्थियां लेकर घूमे थे। जिस प्रकार से 84 में इंदिरा जी की डेथ के बाद
इन्होंने सिंपैथी वोट मिला था, हम ये नहीं कहते गलत हत्या हुई इंदिरा जी की, आतंकवादियों ने मारा, लेकिन राहुल गांधी जी को ये पहले अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते तो है नहीं, और किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागे फिरते रहते हैं। अरे भाई पहले कान तो देखो है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां खेकरा कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात 112 डायल पुलिस का सिपाही एक युवक को सड़क पर थप्पड़ मारता और गालियां देता दिख रहा है। मामूली विवाद को सुलझाने के बजाय वर्दी का घमंड दिखाते हुए सिपाही ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वीडियो में साफ सुनाई देता है, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देख लोग भड़क उठे हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि पीड़ित की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। क्या बागपत पुलिस इस बार सख्त कार्रवाई करेगी या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? इस मामले में बागपत पुलिस अधीक्षक की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रह। जितना बोलेगा उतना मारूंगा, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। तेरी बात करी तुझसे बात करो। इसका फोन खेला, ले वीडियो बना, तू वीडियो बना, तू। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव प्रशासन चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मुजफ्फरनगर के पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान को करारी मात देकर शानदार जीत हासिल की। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उनकी टीम की जीत सांसदों के समर्थन और उनके 2 दशक के प्रयासों की मुहर है। उन्होंने कुछ गलत तथ्यों पर बाद में टिप्पणी करने की बात कही। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो कई सारे तथ्य सही नहीं है जो बोले जाते रहे, मैं उस पर अपनी टिप्पणी बाद में दूंगा, लेकिन वर्तमान में ये सच है कि एक बड़ी जीत हुई है हमारी टीम की, और माननीय सांसदों ने, सब लोगों ने एक बड़ा मुहर लगाया है मेरे 2 दशक के प्रयासों पर। उनकी पत्नी नीलम प्रताप ने क्लब को सांसदों के लिए बेहतर बनाने के उनके समर्पण की सराहना की। नीलम ने कहा कि वे हर दिन क्लब के लिए समय देते हैं। यह जीत रूडी के 25 साल के नेतृत्व को और मजबूत करती है। एक सांसदों के लिए भी एक बहुत अच्छा क्लब बनना चाहिए, और मैंने देखा है कि हर एक दिन उन्होंने 24 घंटे में कुछ घंटे वो हमेशा इस पे डिवोट करते रहे हैं। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिखता है वो आई थिंक वहाँ एक तस्वीर भी है जो पहले था और अब है, तो एक शानदार क्लब बनाया और उसकी रखरखाव भी बहुत अच्छे से रखते हैं और मिसाल है। और मैं जानती हूँ कि जब कभी हम लोग बुकिंग मानते हैं तो हमें को बुकिंग नहीं मिलती है। सो इतना पॉपुलर एक जगह बनना सेंटर ऑफ दिल्ली और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव झारखंड के रांची के 1 दिवसीय दौरे से लौटते वक्त एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में ले जाने पर पूछे गए सवाल पर कहा, यह बड़ा सवाल है। इससे पहले भी यह राज्यसभा में आया था और आप जानते हैं कि क्या हुआ। जो राज्यसभा में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, आज हम और आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस देश के लिए सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति गंभीर है। आज भी मैं कहता हूं कि सांप्रदायिक राजनीति से देश का ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बड़ा सवाल है, और इससे पहले भी राज्यसभा में आया था। आप जानते हैं कि क्या हुआ राज्यसभा में आने पर, उसमें मैं नहीं उलझना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे राज्यसभा में, आज हम और आप ढूंढ रहे हैं उन्हें। करप्शन इशू एक अलग है, लेकिन इस देश के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स, हेटेड पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण है। आज भी मैं कहता हूं कि कम्युनल पॉलिटिक्स का से ज्यादा नुकसान हो रहा है देश का। आप सोचिए फतेहपुर में क्या कर रहे हैं, और जब सदन में कोई सूची आ रही है कि किन लोगों ने ये घटना की है, सोचो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बात रोक रहे हैं, नाम ना कोई जान जाए। अच्छा, आज के समय में कोई नाम छिपा सकता है? सब जानते हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं वो कौन है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबी का जवाब नहीं दे सकते, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे सकते हैं। अभी अभी जो घटना हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी सिंदूर लेकर के निकली थी, उसमें भी कोई खास जवाब नहीं आया। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, भारत की जो जमीन है 2014 में क्या थी, और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है, वो जवाब नहीं देंगे आपको।